गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 6, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3, सरकार क्या है। इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट फर्स्ट में यानी कि भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि सरकार के कितने भाग होते हैं, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के अंग, सरकार की व्यवस्था, सरकार के स्तर। अब हम पढ़ेंगे सरकार एवं कानून। अब देखिए बच्चों, सरकार एवं कानून। सरकार क्या है, कानून किस प्रकार बनता है, किस प्रकार सरकार कानून बनाती हैं, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने पड़ते हैं जो सरकार कानून बनाती है। केवल यही वह तरीका है जिससे कि सरकार काम कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार काम कर सकती है। ठीक है। अब सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी ही ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। वो बाध्य कर सकती हैं। और किस प्रकार बाध्य कर सकती हैं कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास, देखिए, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना जरूरी है कि वो अगर छोटा है, 11 से 12 या 13 वर्ष तक का है, तो बिना गियर की गाड़ी चला सकता है। अगर वो गियर वाली गाड़ी चलाता है और कहीं आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो गाड़ी के मालिक को और उसको गिरफ्तार कर दिया जा सकता है और कुछ जुर्माना भी लिया जा सकता है। और अगर लाइसेंस होने के बावजूद भी अगर कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है, चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसको जेल की सज़ा भी होती है। एक तो ये कानून है कि कानून के लिए उन जनता को बाध्य किया जा सकता है। और दूसरी बात देखते हैं कि अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, क्या कहा मैंने यहाँ, अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वो कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है वो? न्यायालय जा सकता है। तो यह न्यायालय में मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय, याद हो तो आपको, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है ना। फिर देखते हैं कि सरकार के प्रकार, पहले भी हमने पढ़ा था सरकार के प्रकार। वो है लोकतंत्र सरकार व राजतंत्रीय सरकार। सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतंत्र सरकार और राजतंत्रीय सरकार। अब लोकतंत्र सरकार यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है ना। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा या लोगों से चुनी गई सरकार जो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं, वो लोकतंत्रीय सरकार होती हैं। फिर दूसरी है राजतंत्रीय सरकार, लोगों के द्वारा
ही निर्णय लेने व कानून बनाने की, यहाँ देखिए बच्चों कि यहाँ लोग, फिर है राजतंत्र सरकार, फिर अब देखते हैं पहला कि लोकतंत्र सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा ही निर्णय लेने व कानून बनाने की शक्ति दी जाती है और अपनी पसंद के नेता को चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र सरकार में क्या था कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा ही निर्णय लेने व कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। जैसे हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कि सरकार को कानून बनाने की शक्ति कौन देता है, निर्णय लेने की शक्ति कौन देता है? लोग, जनता देती है, उनको चुन करके अपनी पसंद के नेता को चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। दूसरी है राजतंत्रीय सरकार। पहले कौन सी थी? लोकतंत्रीय सरकार, जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब है राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने व सरकार चलाने की शक्ति होती है। अब हमने ये देखा कि लोकतंत्र में क्या था कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती थी और लोगों के द्वारा ही निर्णय लेने व कानून बनाने की शक्ति सरकार को दी जाती थी। फिर अपने पसंद के नेता को चुनकर ही वो लोग सरकार बनाते हैं। और राजतंत्र में क्या है कि राजा या रानी के पास ही निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जो कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी उसी के पास होती है। राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय की सफाई नहीं देनी पड़ती है, जबकि लोकतंत्र में क्या है कि यहाँ अगर जनता प्रश्न करती है और कुछ निर्णय लेने और कानून बनाने के मुद्दे पर भी लोकतंत्र में सरकार को सफाई देनी पड़ती है। यहाँ सरकार को सफाई देनी पड़ती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में सफाई नहीं देनी पड़ती है कि किस आधार पर आपने ये कानून बनाया, किस आधार पर ये निर्णय लिया। जो राजतंत्र में राजा ने कहा वो अंतिम निर्णय, जबकि लोकतंत्र में तो विरोधाभास होता है और विरोधाभास से ही हमें पता चलता है कि एक सरकार किस प्रकार चलती है और अपने निर्णय किस प्रकार वो लेती है। लोकतांत्रिक सरकार। अब देखते हैं लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र देश है। क्या है? लोकतंत्र। पहले मैंने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोगों का शासन और लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। और अब है मूलभूत विचार। अब लोकतंत्र का मूलभूत विचार क्या है कि लोग नियमों को कानून में भागीदार, लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग नियमों को कानून में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि। अब प्रश्न आ जाए कि प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? कि लोकतांत्रिक सरकार को प्राय
प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। और ये सभी क्या होता है कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये चुनावी प्रक्रिया में ही संभव होता है कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं कि ये प्रतिनिधि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ध्यान देना कि मूलभूत बात क्या थी कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनते हैं, उसमें अपना सहयोग देते हैं और खुद ही शासन करे, ऐसा मूलभूत विचार है। और लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये क्या करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकती, तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वयस्क नागरिकों को, यहाँ वयस्क शब्द है, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जबकि लोकतंत्र वही देश कहलाता है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क नागरिक का अर्थ होता है जिसने 18 वर्ष, क्या कहा मैंने, 18 वर्ष की उम्र हो गई है, जिसकी 18 वर्ष की उम्र हो गई है वो वयस्क नागरिक होता है। उसको वोट देने का अधिकार होता है। और जितने भी वयस्क नागरिक होते हैं, यानी कि 18 वर्ष की उम्र जिसने पार कर ली है, वो नागरिक वोट दे सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, कि एक समय ऐसा भी था कि जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब ये था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष होते थे। अर्थात भारत में आज़ादी से पहले, ध्यान देना कि भारत में आज़ादी से पहले कुछ पुरुषों को ही जो कि पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास कुछ संपत्ति थी, उन्हीं को, बहुत कम लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। इसका मतलब ये था कि गरीब लोग, गरीब तबके के लोग, अशिक्षित लोग और जो औरतें होती थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो फिर इसमें भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर उनका विरोध किया और फिर विरोध करने पर गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में गांधी जी ने इसका विरोध किया। और विरोध ये था कि उन्होंने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है,
पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, क्या वो वोट नहीं दे सकता? जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता, वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का क्या गुनाह किया है? नहीं, वोट देने का अधिकार सभी को है। उसी प्रकार पश्चिमी देशों में भी देखा गया कि यूरोप और अमेरिका में महिलाओं व गरीब लोगों के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ा और सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनका जो संघर्ष है वो मजबूती पकड़ने लगा। फिर इस आंदोलन को ही हम महिला मताधिकार कहते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों ने सरकार के कार्यों में बहुत भागीदारी के लिए संघर्ष किया और महिलाओं ने अपना मताधिकार के लिए भी संघर्ष किया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनका संघर्ष बहुत ही मजबूती पकड़ने लगा। इसे हम महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक वापस सुनना, अच्छी तरह से पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ढंग से देना। ये जो प्रश्न है उनको ढंग से पढ़ना है और ढंग से उत्तर देना है और वीडियो को 2 बार सुनना है और अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से प्रश्नों को लिखना है और जो नोट्स हैं वो भी जैसे बने हुए हैं उसी को ध्यानपूर्वक पढ़ के बनाना है और पहले प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर लिखना है। हाशिए के उस तरफ प्रश्न लिख करके नंबर 1 लगाना है, फिर उत्तर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ करके आगे प्रश्न लिखना है, यानी कि जो छोड़ी गई लाइन है उसमें लाइन भी खींचनी है। और विशेषकर आप राइटिंग सुधारें, राइटिंग अच्छी लिखें। धन्यवाद।